हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप एक बार फिर से मुझे देख रहे हो यूट्यूब पर। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाए। देखो मैंने भी अपना अटेस्टेशन फॉर्म भर लिया है, फिल कर लिया है। अब मैं चाह रहा था कि दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको वॉच टिल द एंड, अंत तक देखें। और ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वन एज फार एज द अटेस्टेशन फॉर्म कंसर्न्स। तो देखिए, सबसे जो पहला कॉलम है इसमें कह रहा है नेम। आपको नेम भरना है और नेम वाले कॉलम में कह रहा है इन फुल। ठीक है, फुल जो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स इसमें नेम भरना है। उसके बाद सरनेम, अगर सरनेम किसी ने अपने नेम में कुछ ड्रॉप किया हुआ है या ऐड किया हुआ है, तुम्हारे नाम के किसी भी पार्ट या सरनेम में अगर तुमने किसी भी स्टेज पे कुछ जोड़ा है या ड्रॉप किया है तो वो यहाँ पर शो किया जाएगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के केस में केवल नेम भरा जाएगा। मेरा नाम संदीप कुमार था तो मैंने संदीप कुमार लिख दिया। उसके बाद सरनेम को छोड़ देना है। अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आपके साथ नहीं है तो उसके बाद देखो रोल नंबर में जो आपके रीट मेन के रोल नंबर है वहाँ भरे जाएंगे। रोल नंबर में जैसे मेरा है 6105 ऐसा करके मेरा रोल नंबर है। लास्ट की 3 डिजिट मैंने नहीं बताई। मेरिट नंबर अभी इस कॉलम को खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं आएगा। उसके बाद देखो प्रेजेंट एड्रेस में जो आपका खुद का एड्रेस है, जहाँ पर आप अभी फ़िलहाल रह रहे हो। प्रेजेंट एड्रेस मतलब जो अभी आपका वर्तमान में जो आपका एड्रेस है वो भरना है। क्या विलेज, गांव कौन सा है, पोस्ट कौन सी है, तहसील कौन सा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो होम एड्रेस। तो होम एड्रेस में भी ज़्यादातर लगभग सभी का आपको एक ही मिलता है। कुछ एक केसेस में प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस अलग हो सकता है, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो प्रेजेंटली तो प्रेजेंट एड्रेस अलग आएगा और होम एड्रेस अलग आएगा। अदरवाइज ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस ये सेम ही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर दे रखा है पार्टिकुलर्स। जो 4 नंबर का पॉइंट है, पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 5 ईयर्स। तो पिछले 5 साल के दौरान अगर आप कहीं पर ऐसा कोई पार्टिकुलर प्लेस जहाँ पर 1 साल से ज़्यादा आपने रिजाइड किया है यानी रहे हो, तो उसका आपको यहाँ जो है मेंशन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। अगर आप पिछले 5 साल के दौरान 1 साल या उससे अधिक कहीं रहे हो तो कब से लेके कब तक रहे हो, कहाँ रहे हो, रेजिडेंशियल एड्रेस वो पूरा आए। ठीक है, उसके बाद देखो फादर्स डिटेल भरनी है, फादर का नेम भरना है अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद देखो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस भरना है, परमानेंट होम एड्रेस लगभग का सभी मिलेगा। अगर आपके पापा जो हैं, आपके फादर जो हैं किसी और पोस्टल एड्रेस पे रहते हैं तो वो पोस्टल एड्रेस देना पड़ेगा, और अगर घर पे ही रहते हैं तो दोनों जगह सेम ही एड्रेस है। ठीक है, प्रोफेशन में क्या उनका प्रोफेशन है, ठीक है, वो भरना है। ठीक है, मज़दूर हैं या फार्मर हैं, एग्रीकल्चर जो है प्रोफेशन है, जो भी है आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट है। इसके बाद इसमें एक प्रोफेशन के बाद है इफ़ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन ऑफिशियल एड्रेस। तो अगर सर्विस में है तुम्हारे फादर तो उनका डेजिग्नेशन किस पोस्ट पर वो हैं वो देना होगा, और
जो है ऑफिशियल एड्रेस देना, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर का जो पॉइंट है, आप इसको, मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं इसे पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसे स्किप ना करें, अंत तक देखें। नेशनलिटी ऑफ, फादर की नेशनलिटी क्या है, इंडियन है तो इंडियन। मदर की नेशनलिटी क्या है, अगर किसी लेडीज़ का फॉर्म है तो उसके हस्बैंड की जो है नेशनलिटी क्या है, वाइफ की नेशनलिटी क्या है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में ये इंडियन ही मिलेगा, हो सकता है एक्सेप्शनली मतलब अपवाद स्वरूप कोई जो है किसी के अलग नेशनलिटी हो सकती है, अदरवाइज सब में सेम रहेगा। उसके बाद कह रहा है प्लेस, इसी में प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। हस्बैंड अगर महिला है तो उसके हस्बैंड का जो है बर्थ प्लेस बताना है और उसका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बताना है। अगर आपकी वाइफ है तो उसका बर्थ प्लेस बताना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो बताना है। जैसे मेरी वाइफ का बर्थ प्लेस नारनौल है तो मैंने नारनौल लिखा, डिस्ट्रिक्ट फिर महेंद्रगढ़ लिखा, हरियाणा, स्टेट लिखा, ठीक है। उसके बाद देखो 7वें नंबर का जो पॉइंट है, डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जून तो मैंने 20 लिख दिया डेट, 20 फिर मंथ में मैंने जून लिख दिया, ठीक है। 06 भी लिख सकते हैं, ईयर में 1987 लिख दिया। उसके बाद देखो प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइज्ड नॉर्म। ये पॉइंट थोड़ा मेरे भी समझ में कम आ रहा था, लेकिन बाद में मैंने इसको भरा है। आप लोग सुझाव दे सकते हैं कि इसमें आपके सुझाव एक्सेप्टेबल हैं कि इसमें और क्या आ सकता है। मैंने जिस तरह से रीट मेन का जो फॉर्म जो है अपन ने भरा था तो उसमें जो हमारी एज थी वो जो है 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग एज का कैलकुलेशन हुआ था। तो अब आप देख लीजिए, मैंने तो उसी हिसाब से मेरी 36 ईयर्स 6 मंथ और 13 डेज लिखा है। तो आप सभी के सुझाव जो हैं आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। अगर इसमें कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से आप सुझाव देंगे। एज एट मैट्रिकुलेशन, ये तो सिंपल सी बात है कि जब आपने 10वीं करी थी तो उस समय, यानी जब आप 10वीं पास आउट हुए थे तो उस समय आपकी एज क्या थी ये पूछ रहा है। तो उस समय मेरी एज लगभग 14 ईयर्स 14 साल और 11 मंथ्स 11 महीने और 19 डेज थी। उसके बाद देखो प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है। जहाँ भी आप सिचुएटेड हैं, मतलब जहाँ भी आप रहते हैं, आपका बर्थ प्लेस का जगह का नाम क्या है। जैसे मैंने कर्णिकोट डाला है, ठीक है, मुंडावर तहसील में है, डिस्ट्रिक्ट अलवर है, स्टेट राजस्थान है। फिर आप कह रहा है दूसरे पॉइंट में भी यही है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट टू विच यू बिलोंग, यानी वह डिस्ट्रिक्ट और वह स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो अलवर राजस्थान मैंने अपने अकॉर्डिंग भरा है। उसके बाद देखो आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा, ओके, और नहीं करते हैं तो नो कर दीजिएगा। आंसर यस और नो, एंड इफ़ द आंसर इज यस स्टेट द नेम देयर ऑफ, ठीक है। अगर आपका आंसर, अगर आप SC ST से जो है बिलोंग करते हैं तो आप नाम भी भरेंगे, ठीक है, स्टेट द नेम देयर ऑफ, ठीक है। उसके बाद ये पहला पेज था। उसके बाद जो दूसरा पेज है उसमें अपने को एकेडमिक क्वालिफिकेशन शो करनी है। इसको आप ध्यान से देखना। इसमें मैंने अपने हिसाब से, ये विशेषकर जो मैं एडिशनल हूँ तो मैंने एडिशनल के अकॉर्डिंग ही इसको भरने की कोशिश करी है। देखिए इसमें जो पहला लिखा है, मैंने अपने 12th का मैंने इस हिसाब से मैंने क्वालिफिकेशन शो करने की कोशिश की है कि कॉलम पर्याप्त रहें, सफिशिएंट रहें। तो मैंने 12th BA, B.Ed, BA इंग्लिश एडिशनल और MA इंग्लिश लिटरेचर ये भरी है। आप के सुझाव आमंत्रित हैं, आप सुझाव दे सकते हैं। तो पहले में मैंने 12th एग्जामिनेशन पास्ट में 12th लिखा है और मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव कर्णिकोट से ही जो है मैंने किया था। तो मैंने यहाँ लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर्णिकोट,
ठीक है। विलेज कर्णिकोट, डिस्ट्रिक्ट अलवर, पिन कोड हमारे गांव के 30301427 है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ एंट्रिंग मैंने लिख दी, मैं स्कूल से पूछ करके आया था, तो ये 15 मई 2003 को मैं प्रमोट हुआ था। उस समय मैं 11वीं में था, 14 मई तक, 14 मई के बाद 15 मई को मैं प्रमोट होके 12th में चला गया था। और फिर जब 12वीं का रिज़ल्ट आया था, पास आउट की डेट मैंने लिखी 4 जून 2004, ठीक है। तो ये जो है मैंने अपने 12वीं की इस तरह से मैंने शो करी। अब दूसरा मैंने बीए की शो करी, तो इसमें मेरे को बीए की जो है एडमिशन डेट का नहीं पता था, तो मैंने 1 जुलाई 2004 लिख दिया। अब इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो है पास हुआ था मैं 12वीं में 4 जून 2004 को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फिर मैंने 1 जुलाई 2004 लिख दिया डेट ऑफ एंट्रिंग बीए में। और ये पास आउट की डेट तो आपको जो है मार्कशीट में मिल जाती है, फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होगी, तो मैंने लिख दिया 22 जून 2007 को मैं पास आउट हो गया था। उसके बाद देखो जो है तीसरे नंबर में मैंने बीएड को शो किया। बीएड को शो किया तो बीएड का तो हम एडमिशन डेट का जो है लेटर पैड पे लिखवा के भी ला चुके हैं। तो पता था कि भाई अपना एडमिशन हुआ था 2008 के सेशन में 21 मेरा एडमिशन हुआ था 21 अक्टूबर 2008 को। और मैंने जो है ये हमारे सोडावास में सेठ प्रहलाद बीएड कॉलेज है, सेठ प्रहलाद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सोडावास, यहाँ से मैंने बीएड की थी। 21/10/2008 को मेरा जो है पीटीटी का रिज़ल्ट आने के बाद एडमिशन डेट थी। और 2009 यानी 8 दिसंबर 2009 को मैंने बीएड कर ली थी। और जो मैंने बीए करी थी वो गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड से करी थी, ठीक है। तो अब जो भी जैसे मान लीजिए बीए एडिशनल जो हमने नॉन कॉलेजिएट रहकर जो करी, तो उसमें मैंने लिखा एड्रेस में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। ये मार्कशीट में से ही मैंने लिया। एग्ज़ाम 2012 मैंने डेट ऑफ एंट्रिंग डाली। उसके बाद में डेट ऑफ लिविंग जब पास हुआ तो था 4 जुलाई 2012, उस समय रिजल्ट आया था। और फिर मैंने एग्जामिनेशन पास्ट में लिखा बीए इंग्लिश एडिशनल, ठीक है। नीचे जो मैंने लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में, फिर मैंने विलेज में बहरोड लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अलवर लिख दिया और जो है बहरोड के जो पिन कोड है वो 301701 मैंने लिख दिया। इसी तरह जो है मैंने बीए की अपनी यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद में मैंने एमए को भी, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसी सीरियल में 12th बीए बीएड और फिर बीए इंग्लिश एडिशनल और फिर अगर आपने एमए कर रखी है तो मैं तो आपको कहूँगा, और आप समझ भी रहे हैं कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, मेरा इशारा किस ओर है। आप अगर एमए हैं इंग्लिश से तो आप ज़रूर फिल करें इसमें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर और जो मेरा सेंटर था वो गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, तो मैंने विलेज में ये लिख दिया डिस्ट्रिक्ट अलवर और पिन कोड जो भी था 301001। और एग्ज़ाम 2013 में अपीयर हुआ था, 1 साल मैंने मिस कर दिया था। फिर 7/7/2015 को फाइनल रिज़ल्ट आया था। तो इस तरह से जो है ये मैंने क्वालिफ़िकेशन शो करी थी, ठीक है। उसके बाद अपना जो 11वें नंबर का पॉइंट है वो है इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड। तो इसमें देखिए अगर कभी भी आप एम्प्लॉय रहे हैं तो आपको डिजिग्नेशन पोस्ट की और वर्क का डिस्क्रिप्शन भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अगर नहीं है, मोस्टली नहीं होता है, अगर है तो आप इसमें एंट्री करेंगे, अदरवाइज नो भर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो 12th नंबर का जो पॉइंट था वो था हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट।
और एनी ऑफिसर कि क्या आप कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किए गए हैं। तो इसमें मोस्टली जिन लोगों को कोर्ट के द्वारा और या किसी ऑफिसर के द्वारा अगर कन्विक्ट नहीं किया गया है तो नो भर देंगे, ठीक है। इफ़ द आंसर इज यस द फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द कन्विक्शन, अगर आपका आंसर यस है तो फिर आपको जो है जो भी जो कन्विक्शन के सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी एंड द सेंटेंस शुड बी गिवन, और उसका जो है पनिशमेंट क्या रहा, सेंटेंसेस मतलब आपको जो है कितने दिन तक जेल में रखा गया, वो सारा मतलब वो सारा वर्णन यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 11वें नंबर का पॉइंट है, अगर आप एम्प्लॉयड रहे हैं एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, अगर आप कभी भी एम्प्लॉय रहे हैं तो आपको अपनी पोस्ट का डेजिग्नेशन मतलब अपनी पोस्ट शो करनी पड़ेगी और काम का डिस्क्रिप्शन देना होगा कि क्या काम था, कब से कब तक आपने किया, और फिर फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस, फर्म और इंस्टीट्यूट, यानी कोई भी फर्म, इंस्टीट्यूट और ऑफिस में जहाँ भी आपने काम किया उसका फुल एड्रेस देना हो। अगर आप किसी भी प्रकार के कोर्ट के द्वारा आपको जो है कभी भी मतलब विक्टिम घोषित किया गया है तो उसके बारे में आपको यस करना पड़ेगा और डिटेल भरनी पड़ेगी, नहीं तो नो करना पड़ेगा। उसके बाद देखो नेम 13 नंबर का जो पॉइंट है उसमें ये है नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू whom यू आर नॉन। तुम्हारे आसपास तुम्हारे लोकेलिटी में जो तुम्हें जानते हैं या जिनके बारे में तुम जानते हो, क्योंकि ये पुलिस वेरिफिकेशन में यूज आने वाली चीज़ है अटेस्टेशन फॉर्म। तो ऐसे 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन तुम्हारे लोकेलिटी के यहाँ नाम लिखना है, उनके मोबाइल नंबर लिख देना, ठीक है। उसके बाद में आई सर्टिफाइड दैट foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief। ये खुद का जो है सेल्फ जो है वेरिफिकेशन की लाइनें हैं कि मैं सर्टिफाई करता हूँ कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, बिल्कुल कंप्लीट है, और मैंने होश हवास में और पूर्ण ज्ञान के साथ जो है इसको भरा है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेज विच माइट इम्पेयर माई फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। तो ये आपका, इसमें आपको डेट डाल देनी है, प्लेस आपका हो ही जाएगा और आपके खुद के साइन हो जाएंगे। अब नीचे देखो, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय ए गजेस्टेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और अदर अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कहने का मतलब ये है कि किसी गजेस्टेड ऑफिसर, ठीक है, या लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो है एमएलए के साइन यहाँ पर, या फिर किसी फर्स्ट ग्रेड के आदमी के साइन यहाँ पर आपको करवाने हैं। तो वो सर्टिफाई करके देगा कि इस नाम के बंदे को, जिसके पिता का नाम, या इस नाम की महिला जिसके पति का नाम, या ठीक है को मैं इतने सालों से जानता हूँ, और एंड दैट टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ द पार्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय हिम हर आर करेक्ट। और ये जो भी जो है डिस्क्रिप्शंस दिया गया है, अबाउट डिस्क्रिप्शंस जो है वो सही है। तो इस तरह से वो जो है साइन करके दे देगा आपको और स्टैम्प लगा के दे देगा, अटेस्ट करके दे देगा, और इसी को अटेस्ट करके देगा, इसी को फिर अटेस्टेशन फॉर्म कह दिया गया है। तो देखो, मैंने एक एक करके सभी पॉइंटों पर विचार किया। अगर मैंने भी कुछ इसमें कोई एरर किया है तो आप मैसेज करके ज़रूर बताएं, और इसका पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। आप सभी लोगों के जो सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं, और अगर कहीं मैंने भी थोड़ी बहुत इसमें एरर किया है
तो मैं भी उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।